स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। आज से हम जो अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, यह सीरीज भारत में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि हम इसमें NCERT की क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को सम्मिलित करने वाले हैं और इसमें शामिल किए जाने वाले सारे प्रश्न जो है वन लीनियर फॉर्म में होंगे। इस वीडियो लेक्चर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरती गई है और इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया गया है कि यह वीडियो लेक्चर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और जिससे आप किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यह हमारा इस सीरीज़ के अंतर्गत पहला वीडियो है जिसमें हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू किया है। इसके बाद हम प्राचीन भारतीय इतिहास भी करेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी कंप्लीट करने के बाद इंडियन पॉलिटी और फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, साथ ही साथ सामान्य विज्ञान और जितने भी अन्य टॉपिक हैं जिनसे किसी भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विषयों का हम एक जीस्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी, किस वर्ष लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। दूसरा प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी, कब की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 ईस्वी में की गई थी। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला जो था वह पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। चौथा प्रश्न है, 1498 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय कौन था जिसने अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति था वास्को डी गामा। पांचवा प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट या फिर कोझिकोड में आया था, कब आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट में 1498 ईस्वी में आया था। छठवां प्रश्न है, 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, कौन था? तो भारत में पुर्तगाली वायसराय जो प्रथम था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आठवां प्रश्न है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। नौवां प्रश्न है, वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनवाया था, वह कौन थे? वह थे डच। 10वां प्रश्न है, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, वो कौन थे? वे थे डच। 11वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 ईस्वी में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। बारहवां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? तो 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। 13वां प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था, किस वर्ष किया था? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया को बंगाल प्रांत का दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था। 14वां प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी किस वर्ष में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। 15वां क्वेश्चन है, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट या फिर आर्काट की युद्ध घेराबंदी में विजयी हुआ था, कौन विजयी हुआ था? तो 1751 में आर्काट की युद्ध घेराबंदी में अंग्रेज विजयी हुए थे। 16वां प्रश्न है,
अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। 17वां प्रश्न है, यांडाबू की संधि जो कि 1826 ईस्वी में हुई थी के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस क्षेत्र को हड़प लिया गया था? तो यांडाबू की संधि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम को हड़प लिया गया था। 18वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। 19वां प्रश्न है, भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई? तो 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दी गई। 20वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था। 21वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो वह वर्ष था 1600 ईस्वी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार करने का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्राप्त किया था। बाईसवां प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया? तो वह वर्ष था 1858। 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। 23वां प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया? तो वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। 24वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। 25वां प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 ईस्वी में कहां पर अपने ठिकाने बनाए? तो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाए। 26वां प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री ब्रांसवा बर्नियर भारत आया था, कब आया था? तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया। 27वां प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़ा गया था? तो बता दें कि पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था। 28वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 29वां प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तो उस समय भारत पर मुगल सम्राट का शासन था। और मुगल सम्राट में किसका शासन था? तो मुगल सम्राट में अकबर का शासन था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 30वां प्रश्न है, वास्को डी गामा था, क्या था? तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजी था। 31वां प्रश्न है, भारत का समुद्री रास्ता खोजा, किसने खोजा? तो भारत के समुद्री रास्ते को सबसे पहले वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में खोजा था। 32वां प्रश्न है, प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग को खोजा वह कौन था? वह थे पुर्तगाली। पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा। 33वां प्रश्न है, नीनो द कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित कर दिया, कहाँ पे किया? तो नीनो दे कुन्हा ने पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय कोचीन को गोवा में स्थानांतरित कर दिया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 34वां प्रश्न है, पुर्तगाली भारत में आए थे, कब आए थे? तो पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आए थे। अगर डेट पूछा जाए तो 17 मई 1498 में। 35वां प्रश्न है, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी, कौन था? तो ब्लू वाटर नीति शुरू करने वाला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 36वां प्रश्न है, वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था,
तो वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया वह था शाह आलम द्वितीय। 37वां प्रश्न है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो बता दें कि वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कोच्चि या फिर केरल में स्थित है। 38वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। किस वर्ष पराजित किया गया था? तो वह 1612 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्वाली में पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में पराजित किया। 39वां प्रश्न है, वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली अन्वेषक था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। चालीसवां प्रश्न है, किसके द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी? तो 1509 ईस्वी में दीव पर पुर्तगालियों द्वारा विजय प्राप्त की गई थी। 41वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, वह कौन थे? वह थे मार्तंड वर्मा, जिन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। 42वां प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था। तो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। 43वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, कौन नहीं था? तो मसूलीपट्टनम क्या था? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह एक डच उपनिवेश था। 44वां प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया? तो भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगालियों ने कराया। 45वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आ गया? तो बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। छियालीसवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था किसके साथ? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। 47वां प्रश्न है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, कौन पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। 48वां प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह स्थान किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 50वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, किसने मांगी थी? तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद टीपू सुल्तान ने मांगी थी। 51वां प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया था, किसको? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। बावनवां प्रश्न है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। 53वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, कब हराया था? तो 1757 की प्लासी की लड़ाई में। और यह कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी की लड़ाई या फिर प्लासी स्थान बंगाल में स्थित है। 54वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी कहाँ पे? तो औपनिवेशिक शासन की सबसे पहले स्थापना बंगाल में हुई थी। 55वां प्रश्न है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली तट पर स्थापित किया गया था। 56वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना खोला। 57वां प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी, और पुर्तगालियों में भी वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा ने यह खोज कब की थी? 17 मई 1498 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, कब हुई थी? तो गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया था और यह कब्जा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। 60वां प्रश्न है, कौन भारत आना चाहता था किंतु इसकी बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो वह था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया। 61वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, कहां पे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, कब? तो इंग्लैंड की रानी को भारत का महारानी 1877 ईस्वी में किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया? तो वह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस स्थान पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? तो वह स्थान था मद्रास। फ्रांस द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लेने के बाद ही पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। 65वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था, कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? बता दें कि भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा सेंट एंजेला फोर्ट नामक किले का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब से कब के दौरान स्थापित किया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को 1600 से लेकर 1612 ईस्वी के बीच में खुद को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम कौन सा है? वह नाम है जॉन कंपनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह आंदोलन था गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन ने ही गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों को स्थापित करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार दिया। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने कब समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री रास्ते पर पहला कदम रखा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए, कब आए? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर 16वीं शताब्दी में आए। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी ने 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तट पर किस शहर के नजदीक पहुंचे? तो सबसे पहले पुर्तगाली कालीकट शहर के नजदीक पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था, किस स्थान पर उतरा था? तो वह था कप्पक डाबू, और यह स्थान कहाँ पर स्थित है? यह स्थान केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में कौन से भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था?
तो वह शहर कौन था? वह शहर था मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप स्थित है, कहां पर स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था, वो किस सन में दिया गया था? तो वह 1600 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, कहां पे की गई? तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई। अगला प्रश्न है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को कहां पहुंचाया? तो अरब व्यापारियों ने सबसे पहले भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में पहुंचाया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहां पे? तो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनवाया था, कहां बनाया था? तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कोचीन में बनवाया था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा में था। अगला प्रश्न है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो वह फैक्ट्री कौन सी थी? वह थी हुगली, जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक थी। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा का कालीकट में जामोरिन नामक शासक ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया वह कौन थे? तो यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया वह थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे, तो किसने लाया था पहले? सबसे पहले भारत में मुद्रालय, तो वह पुर्तगालियों ने लाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, कौन सा था? वो चिंसुरा था। चिंसुरा को किसने स्थापित किया था? डचों ने। कहाँ पे? बंगाल में। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? वह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो वह कंपनी थी लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी को सबसे पहले ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था, किसके? तो स्वतंत्रता से पूर्व गोवा जो था वह पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद अब हम अन्य स्वतंत्र राज्य जैसे अवध, मैसूर, पंजाब, बंगाल एवं मराठा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था वह कौन था? तो वह मुगल बादशाह जहांगीर था, जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य कौन थे? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह फर्रुखसिहर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे।
100वां नंबर क्वेश्चन है, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था। क्या किया था? तो मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को सबसे पहले 24 परगना की जागीरदारी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। तो वह विश्वसनीय शिष्य कौन था जिसको कि नेतृत्व सौंपा गया था? तो वह था बंदा बहादुर। अगला प्रश्न है, वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा जो है वह निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए हैं। तो वह कौन थे जिन्होंने ऐसा काम किया? वह थे श्री गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष या फिर ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और साथ ही साथ जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? वह था टीपू सुल्तान, जिसने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को किसने बनाया? तो लंगर को गुरु अमरदास ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की, जिसे कि आनंद कारज के नाम से जाना जाता था। तो सिख विवाह समारोह आनंद कारज की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु अमरदास ने की थी। अगला प्रश्न है, आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था, कब किया था? तो अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर 1849 ईस्वी में कब्जा किया गया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किसके खिलाफ? तो ईस्ट इंडिया और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी कहाँ पे है? प्लासी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का अंतिम निजाम या फिर शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? हैदराबाद था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी, किसकी हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी? तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव प्लासी के युद्ध ने रखी थी। अगला प्रश्न है, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था? तो आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 1781 ईस्वी में हैदर अली को हराया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कुल 4 युद्ध लड़े और इन युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला, जो कि हैदर अली और लॉर्ड वेरलस्ट के
बीच में हुआ था और यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। अगर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच में चला और यह युद्ध भी हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुआ था, जो कि मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला, जो कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तो यह 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेलेजली के बीच में हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर को सहायक संधि थोप दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, हैदर अली शासक था कहाँ का? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। और प्लासी कहाँ स्थित है? तो प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। वे कौन थे? वे थे मराठा। इनके विरुद्ध वो आपसी सहमति किए थे कि इनके विरुद्ध हम संधि कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य हैदराबाद था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक लड़ा गया। अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराज का निवास स्थान था, वह कहाँ पर स्थित था? तो वह मैसूर में स्थित था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर कब शहीद हुए थे? तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 ईस्वी में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? जो आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, उसकी आधारशिला रखी थी? सूफी संत हजरत मियां ने गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, जिसे कि श्री हरमिंदर साहब भी कहा जाता है, उसकी आधारशिला हजरत मियां मीर ने रखी थी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पहले गुरु थे, कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध राज्य को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की थी? तो राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खान मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किसे किया था? तो गुरु नानक देव जी ने अपना अगला उत्तराधिकारी लहना को घोषित किया था।
अगला प्रश्न है, द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला, उसमें कौन विजय हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, किस जगह पे हराया था? तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलिलूर में हराया था। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। तो टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, इस विचार को पीई रॉबर्ट्स ने खंडित किया। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं कौन? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से अंधे थे। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह थे। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था किसने? तो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। अगला प्रश्न है, वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है वह कौन है? तो गुरु पर्व के त्योहार के रूप में गुरु नानक देव की जयंती को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें या फिर आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, लंगर की परंपरा आरंभ की किसने की? तो लंगर की परंपरा गुरु नानक देव ने प्रारंभ की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासन के समय उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कुल 4 युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो अगर बात करें तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। अगला प्रश्न है, वाडियार राजवंश का शासन था कहाँ पे था? तो वाडियार राजवंश का मैसूर राज्य में शासन था। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि उनकी राजधानी क्या थी, उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो मैंगलोर की संधि पर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, 1799 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था किसको? तो 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर वाडियार वंश के शासकों ने शासन किया। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर के रूप में जाना जाता था? तो टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता था, उसे शेरे मैसूर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न है, आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था कहाँ पे किया था? तो आसफ जाही राजवंश के शासकों ने दक्कन प्रांत में शासन किया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। वहीं मैंगलोर की संधि कब हुई थी?
मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें सालबाई की संधि की, तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। वहीं बात करें अगर मद्रास की संधि की, तो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। अब हम अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मीर कासिम का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम बक्सर के युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापना किससे अनुमति लेकर किया गया था? तो यह अनुमति इब्राहिम खान से ली गई थी और उसके बाद चंदन नगर को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नए नवाब अलीवर्दी खान बने। अगला प्रश्न है, बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, जिसके अधीन प्रांत का उपराज्यपाल था। तो जब बंगाल को मुगल नियंत्रण से अंग्रेजों को प्राप्त कर लिया गया, तो बंगाल का उपराज्यपाल मुर्शीद कुली खान को बनाया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, कौन? तो मुर्शीद कुली खान जब बंगाल का नया राज्यपाल बना तो वह मुगल नियंत्रण से धीरे धीरे अलग हो गया और एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगा। अगला प्रश्न है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीता गया, किसके द्वारा? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। अगला प्रश्न है, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, यह कहाँ पर स्थित है? तो प्लासी नामक स्थान भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ अगर प्लासी की बात करें तो प्लासी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और प्लासी नामक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी नामक युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल स्मारक कहाँ स्थित है? तो ब्लैक होल स्मारक पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीर जाफर को कब पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? तो मीर जाफर को फिर से 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1764 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। वह सेनापति कौन था? तो वह सेनापति मीर जाफर था, जिसके धोखे की वजह से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध को हार गया। अगला प्रश्न है, मीर मदान और मोहनलाल संबंधित थे, किससे? तो मीर मदान और मोहनलाल प्लासी के युद्ध से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था, कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, किसने? तो जब अलीनगर की संधि हुई तो उस समय सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था क्या? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था, कब? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी, जिसपे शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने तथा रॉबर्ट क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बिहार,
उड़ीसा तथा बंगाल की दीवानी के अधिकार दिए गए। वो किसे दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव को मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की किसने? तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम द्वारा स्थानांतरित की गई। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी। तो जब प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद तो मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी मुर्शिदाबाद में दी गई। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए युद्ध तथा पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हम विस्तृत तरीके से प्रत्येक विषय का धीरे धीरे एक एक करके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ अगर इस समय की बात करें, इस समय हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। धीरे धीरे करके हम सभी विषयों का सारगर्भित वीडियो लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंटेंट बेस्ट मिलेगा आप लोगों को। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया? तो ब्रिटिशों ने 1849 ईस्वी में सिखों को युद्ध में हराने के बाद पंजाब पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे, जिसे कि स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसके सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे या फिर स्वर्ण मंदिर का सुनहरा सौंदर्यीकरण रणजीत सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सिख साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? तो सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि पर ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है। तो विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय आनंदपुर साहिब में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था किसने? तो स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला प्रश्न है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ खालसा ने विद्रोह किया। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के छठे गुरु थे कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। कब की गई? तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के आदेश पर 1675 ईस्वी में कर दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, श्री अकाल तख्त साहिब परिसर किसके भीतर स्थित है? तो जो श्री अकाल तख्त साहिब परिसर है वह स्वर्ण मंदिर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने किसके नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की नींव रखी थी किसने? तो खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1469 ईस्वी में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव पैदा हुए थे कहाँ? तो गुरु नानक देव तलवंडी नामक स्थान पर पैदा हुए थे और ये 1469 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था?
तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद अब हम आंग्ल और मराठा के संघर्ष को देखेंगे, जिसमें अंग्रेजों द्वारा मराठा शासित क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम किया गया। हमारा प्रश्न है 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में जीत गए और विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। वह कौन थे? वह थे संभाजी। अगला प्रश्न है 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने ब्रिटिशों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे वह क्या था? तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे उनका नाम साहू था। अगला प्रश्न है शिवाजी ने 1660 ईस्वी के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए कौन सी रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? तो शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी कब? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया गया था किनके द्वारा? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है सालबाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया? तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी कब? तो मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर पानीपत के तीसरे युद्ध में अपनी सत्ता खो दी थी और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? मई 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कब किए गए थे? तो बसीन की संधि 1802 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन कौन गया था? तो अजीमुल्ला खां जो थे वह नाना साहब के पेंशन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन में गए थे। अगला प्रश्न है बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब था। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो वह किसके विस्तार का डर था? वह था रूस का, जिसके कारण अंग्रेजों ने अफगान पर विजय प्राप्त की ताकि रूस द्वारा भारत पर आक्रमण न किया जाए। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह बात किसने की थी? तो यह बात जीवी मैकाले ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ ही असंगत है। अगला प्रश्न है बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल किसके पुत्र थे? तो बाजीराव प्रथम जो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच हुआ और यह युद्ध माधवराव नारायण तथा वॉरेन हेस्टिंग के बीच में हुआ और इस युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि के द्वारा हुई
जो कि 1782 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से बता दें कि यह क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे क्वेश्चंस को वन लीनियर फॉर्म में पेश किया गया है और इसमें से सारे क्वेश्चन ही लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आपने कभी भी इतिहास को पढ़ा है तो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है तब थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और आपको फिर से बता दें कि इतिहास, भूगोल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ईवीएस तथा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का वीडियो लेक्चर हम अपने चैनल पे धीरे धीरे करके ला रहे हैं। तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय और जॉर्ज बार्लो एवं बेलेजली के बीच में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध राजघाट की संधि से समाप्त हुआ जो कि 1805 ईस्वी में हुआ था। अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 ईस्वी के बीच में हुआ था और यह युद्ध बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति पूना की संधि के द्वारा हुई जो कि 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? तो बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 ईस्वी में किए गए थे। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। कब? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? किसकी? तो पुणे एक समय में पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया? वो वर्ष था 1818 ईस्वी। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में जानेंगे जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है, 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर प्लासी का निर्णायक जीत हासिल की थी? तो वह था प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर प्लासी का निर्णायक जीत हासिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। अगला प्रश्न है, 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। तो जब पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था तो उन्होंने मुंबई को अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया था और फिर चार्ल्स द्वितीय ने यही मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो काल कोठरी की घटना कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे। कब हारे थे? तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। तो इसी समय सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गए थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। कब किया था? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल और बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने की और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? तो यह वर्ष था 1765।
अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ कब हुआ? 1765 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? बंगाल में की थी। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों की शासन की स्थापना बंगाल में की थी। अगला प्रश्न है मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी नई राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के देशी राज्यों के प्रति क्या नीतियां थी उनके बारे में जानेंगे। हमारा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब किए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ? तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है वह यांडाबो की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई, कितना रुपया? तो 26 लाख रुपया बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। अगला प्रश्न है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो अवध को कब्जे में डलहौजी ने किस आधार पर लिया? वह आधार था राज्य में अव्यवस्था के फैल जाने के कारण। अगला प्रश्न है हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो हड़प नीति का या फिर राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। मुझे पता है कि ये पढ़ते समय आप लोगों के दिमाग में और भी प्रश्न होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास के वीडियो लेक्चर में डिटेल पूर्वक डिस्कशन करेंगे हर एक पहलुओं के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर को वही लोग देखें जो थोड़ा सा भी इतिहास को पढ़े हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। अगला प्रश्न है वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था वह कौन था? वह था मैसूर। अगर बात करें वह पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वह हैदराबाद था। अगला प्रश्न है महाराजा दलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया था? दलीप सिंह ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है। प्रश्न यह है कि कौन से राज्य ने सबसे पहले विलय किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया? तो सबसे पहले सतारा, उसके बाद बघाट, उसके बाद उदयपुर और उसके बाद झांसी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था, कहाँ पे? तो मांडवी में, कोलाबा में, जालौर में एवं सूरत में डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ, कब हुआ? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण 1877 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। हमारा अगला प्रश्न है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया, कब? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया था, कब? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फेंस की नीति किसके नाम से जुड़ा है? तो वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस की नीति को अपनाया था। अब ये सारी चीजें क्या हैं, रिंग ऑफ फेंस की नीति क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे लेकिन अपने विस्तृत वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था, किसका था?
माणिक्य वंश का शासन था उस समय त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो भारत के तत्कालीन असम राज्य पे अहोम राजवंश का उस समय शासन था। हमारा अगला प्रश्न है, अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। तो अवध ने वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार कब किया था? तो 1801 ईस्वी में। अब हम ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार के बारे में जानेंगे जो उन्होंने किया था। हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, कब की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 ईस्वी में की थी। और उस समय भारत का तत्कालीन गवर्नर कौन था? और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला प्रश्न है, 1834 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता जो कि 1834 ईस्वी में हुई थी, उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है। तो उस समय महाल जो था वह एक गांव या फिर गांवों के समूह को कहा जाता था। हमारा प्रश्न है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता था, मतलब ऐसा राजस्व जो किसान सीधे भुगतान करता था उसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जानते थे। अगला प्रश्न है, वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था वह क्या थी? वह थी महालवाड़ी व्यवस्था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गांवों के समूह को या फिर एक गांव को महाल कहते थे और महाल द्वारा जो टैक्स दिया जाता था वह महालवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, बंगाल विनियमन तृतीय को पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो यह 1818 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम जिसको कि इंग्लिश में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कहते हैं, कब लागू किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, वह क्या था? वह अधिनियम था अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859, जिसके द्वारा बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था। तो धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होने वाली थी, किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो परीक्षा भारत में ही होनी थी। इससे पहले भारतीय सिविल सेवा के लिए जो परीक्षा होती थी वह इंग्लैंड में होती थी। तो जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो इसके अंतर्गत इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी यह परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो 18वीं शताब्दी में कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि दरोगा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान जिसको कि हम लोग फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, दुनिया भर में प्रथम बार 1860 ईस्वी में उपयोग भारतवर्ष में किया गया था और वह किसके द्वारा किया गया था? वह विलियम हर्सले के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो लॉर्ड मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों के लिए सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले मद्रास और बॉम्बे प्रांत में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पे आधारित थी, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सीपी इल्बर्ट किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट लॉर्ड रिपन के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी, किसने की थी? तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है उसको कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। अगला प्रश्न है, हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी, किस चीज की शुरुआत की गई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिस बर्ड द्वारा महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व का अधिकार किसानों को सौंप दिए गए और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलती थी? तो वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से सीधा कर वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब लागू किया गया? 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड कब लागू किया गया? 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब लागू किया गया? 1862 ईस्वी में। और पुलिस एक्ट को 1861 ईस्वी में लागू किया गया, ध्यान रखेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और पूछ दिया जाएगा कि किस सन में इसको लागू किया गया था या फिर पारित किया गया था। अब हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1854 ईस्वी में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ पर की गई थी? तो भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में बम्बई में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? 1854 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी कौन था? तो दादा भाई नौरोजी वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष की। अगला प्रश्न है, 1853 ईस्वी में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन जो चलाई गई थी उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या थी? तो जो भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी उसने लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो दक्षिणी जितने भी प्रांत थे वहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट 1918 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है, 1859 ईस्वी में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? तो कोलकाता में 1859 में पहली जूट मिल रिसड़ा में लगाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसकी अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया? तो 1850 में अंग्रेजों द्वारा जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी वह थी रेल परिवहन, रेल का विस्तार। तो अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी ज्यादा प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में कहाँ के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? तो बात करें भारत के पहले नगर निगम की स्थापना की तो वह सबसे पहले 1688 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में किस वायसराय ने शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले
वायसराय कौन थे? वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था, कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे के बीच में। और इस रेलगाड़ी ने कितने किलोमीटर की यात्रा तय की? तो लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने महलबाड़ी प्रणाली को विकसित किया था। अगला प्रश्न है, 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया। वह योजना क्या थी? वह थी रेल मार्ग या फिर रेल का विस्तार। अगला प्रश्न है, कहां पर शुरू की गई राजस्व प्रणाली की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे और दक्कन क्षेत्रों में लागू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के ऐसे पहले भारतीय थे जो कि सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है, किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसका अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जिसने भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, 1818 ईस्वी में भारत की पहली कपड़ा मिल किसके पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, सन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया? अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने कि बॉम्बे से ठाणे तक 1853 ईस्वी में चलाई गई थी और वह कुल 34 किलोमीटर चली थी। ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती प्रणाली का संचालन 1820 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो जब अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया उस समय वर्धमान का राजा तेज चंद थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां पर स्थापित किया गया था? तो अगर बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, तो भारत का जो सबसे पहला जूट मिल था वह बंगाल में स्थापित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत किस फसल को उगाया जाता था? तो चंपारण में तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत नील की फसल को उगाया जाता था। अगला प्रश्न है, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में महलबाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था, कहां पे शुरू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई और मद्रास प्रांत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था? तो वारेन हेस्टिंग ने राजस्व इकट्ठा करने के लिए इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी
जिसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको 5 साल की अवधि के लिए राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो 1883 ईस्वी में भारतीय दुर्भिक्ष संहिता का निर्माण स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं सोरा थी, कच्चा रेशम था, चीनी थी और अफीम था। अगला प्रश्न है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो वह व्यक्ति थे एस आर जयकर। एस आर जयकर वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा किया वह थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1881 ईस्वी में भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम पारित किया गया। अब हम 1857 की क्रांति और उससे जुड़े तथ्यों की चर्चा करेंगे जिससे काफी ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो 1857 की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो वह घोषणा रानी विक्टोरिया के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई? तो भारत में 1770 में अकाल के कारण बंगाल की 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का कारण था, क्या था? पहला कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, जिसको कि राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। दूसरा था सैनिकों को सूअर एवं गाय की चर्बी वाले कारतूस देना, और तीसरा था भारतीयों का आर्थिक शोषण। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, वह कौन थी? वह थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का परिणाम था, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। यही सबसे बड़ा परिणाम था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो कहां पर स्थित था? तो वह 34वां मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट बैरकपुर में स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, कहां की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? तो वह रानी थी रामगढ़ की रानी। अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में कहां पर फांसी दी थी? तो 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कब किया? तो अगर बात करें अवध राज्य की, तो अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध पर 1856 ईस्वी में कब्जा किया।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को किस युद्ध में मारा गया? तो 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाले शाहमल को जुलाई 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान युद्ध में मार दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल अवध के नवाब की पत्नी थी जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था? तो वह थे शाहमल। शाहमल जाट नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। अगला प्रश्न है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न है कौन सा विद्रोह मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? तो वह विद्रोह था 1857 का विद्रोह। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के कहाँ स्थित महल को इसका मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? तो नाना साहब के बिठूर स्थित महल को 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी ने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। तो वह पहली चिंगारी को प्रज्वलित किसने किया था? तो वह मंगल पांडे थे जिन्होंने स्वतंत्रता की पहली चिंगारी को प्रज्वलित किया था और जिसके कारण 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह व्यक्ति कौन थे? वह थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न है किस पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया? वहां उनका 1862 ईस्वी में निधन भी हो गया। तो बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए आरोप लगाया गया और उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर उनका 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? तो 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो तात्या टोपे ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया किसे? तो भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर 1857 के विद्रोह को जाना गया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? अंतिम रूप से 1859 ईस्वी में 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के तत्कालिक विद्रोह का कारण क्या था? वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना या फिर इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो वह इन्फेंट्री बटालियन थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न है कौन एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना? तो वह थे हेनरी हार्डिंग, जिनको कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और यही चर्बी लगे कारतूस जो थे वह 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण थे।
अगला प्रश्न है 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 में शाहमल ने बड़ौत नामक स्थान पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता महाराज मेहताब चंद ने की थी। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कब एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता था? तो वह था 1857, जिसे कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता था और इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। अगला प्रश्न है सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? तो सिपाही बगावत मेरठ से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कब एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? वह था 1857 ईस्वी की क्रांति। अगला प्रश्न है किसे पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो 1857 के विद्रोह को भारतीय आज़ादी के पहले युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हो गई? तो 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। अगला प्रश्न है ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ और यह 1858 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम रानी मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? तो 1858 ईस्वी के बाद भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता बाबू कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम किसने इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो थे वीडी सावरकर, जिसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया, जो कि तत्कालीन गवर्नर थे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को अपनी तत्कालीन या फिर अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी थी। हमारा अगला प्रश्न है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को फिर से कब स्थापित किया गया? तो वह 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा पत्र के बाद अपने पुत्र के स्थान पर किसी दूसरे उत्तराधिकारी को भी गोद लेने का अधिकार स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? तो जब 1857 की क्रांति हुई उससे पहले ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात 1:5 था। कहने का मतलब अगर 100 ब्रिटिश सेना है तो उसके साथ 500 भारतीय सेना रहती थी। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली को जीता। अगला प्रश्न है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय असम में दीवान मनीराम दत्त जो थे असम की क्रांति के नेता थे। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी?
तो 1857 ईस्वी में संघर्ष के दौरान सबसे ज्यादा सिपाहियों की संख्या अवध प्रांत से थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर सबसे पहले लिखा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी? उस समय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन किसने कहा है? तो जेम्स आउटक्रम ने उस समय कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी वह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम थी। अगला प्रश्न है, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1857 की घटना के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन एस.एन. सेन द्वारा कहा गया था कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ी थी किंतु यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो वह थे बहादुर शाह द्वितीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी और यह खत्म हुआ था, कहां से खत्म हुआ था? 20 जून 1858 को ग्वालियर में से। अगला प्रश्न है, 1857 तक कौन सा स्थान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? तो 1857 तक लाल किला जो था वह भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित थी? तो बेगम हजरत महल भारत के 1857 के विद्रोह से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस जगह पर वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है? तो वह स्थान कौन सा है? वह है बिहार। अगला प्रश्न है, किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है? तो झांसी की रानी की समाधि स्थल ग्वालियर में है। इस भाग का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के नेता कौन थे? तो इलाहाबाद के नेता कौन थे 1857 क्रांति के समय? वो थे मौलवी लियाकत अली। तो ये था हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास सीरीज का पहला वीडियो। इसके बाद हम लोग और 2 या फिर 3 वीडियो लेक्चर लाएंगे और कुल लगभग 3 या 4 वीडियो के माध्यम से हम पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास को खत्म करेंगे। आशा है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। इसी तरह के वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।